गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का एग्रीकल्चर चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे एग्रीकल्चर क्या है और एग्रीकल्चर किस तरीके से इम्प्रूव की गई है हमारे कुछ इंडिपेंडेंस के बाद में, और इंडिपेंडेंस से पहले क्या कंडीशंस थी वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होती है। व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर? सो एग्रीकल्चर इज़ द आर्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। एग्रीकल्चर क्या है? ये एक कला है फसल उगाने की, क्रॉप्स उगाने की, और जानवरों को, यानी इंसान जो जानवर है उनको पालने की, चराने की, उनको पालते हैं। यानी हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो है जो फार्मिंग होती है, मिक्स फार्मिंग होती है। मिक्स फार्मिंग का मीनिंग होता है कि इसमें फसल तो हम उगा ही रहे हैं, साथ ही साथ जानवरों को भी पाला जाता है। ठीक है, तो दोनों तरफ से बेनिफिट रहता है। अब देखा जाए तो इंडिया के अंदर जैसे हम देखते हैं, most of the peoples directly engage in agriculture. It means there are 49% peoples in India, they are directly engaged in agriculture. They are working in agriculture directly. Okay, it means that it is a biggest sector of Indian economy, as agriculture is a primary activity. क्योंकि ये प्राइमरी एक्टिविटी है, और इस प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर 49% लोग किस में लगे हुए हैं? खेती में लगे रहते हैं। ठीक है ना, तो 49% लोग किस में लगे हुए? सीधे सीधे लगे हुए हैं एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, जैसे हमें पता है। इंडियन इकोनॉमीज़ की जैसे हम बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमीज़ में 3 सेक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर उसमें से नंबर 1 पे आता है। ओके, प्राइमरी सेक्टर में क्या होगा? एग्रीकल्चर में क्या होगा? एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ऑफ फूड होगा। ठीक है ना, और प्रोडक्शन फूड किसका होगा? प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल भी होगा इंडस्ट्रीज़ के लिए। इट मीन्स ये फूड के लिए भी हो रहा है, फूड भी हो रहा है, और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी क्या बन रहा है? रॉ मटेरियल भी बन रहा है। ठीक है ना, समझ में आया? अब देखिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग के भी क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स होती है। सो द बेसिस ऑफ द टाइप, नंबर 1 इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑन अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड। ठीक है, with the help of simple tools like hoe, doe, digging sticks. It is a labor intensive farming. It means whole family work in a same field. Primitive subsistence farming के अंदर small patch of land पे खेती की जाती है। Simple tools होते हैं उनके पास, जैसे डिगिंग स्टिक हो गई, है ना, जो उनको मिल जाता है उससे वो क्या करते हैं? खुदाई शुरू करते हैं, उसकी फैलाते हैं, मिट्टी को खोदते हैं उसे। ठीक है, labor, where is labor come from? Labor come from family member. It means all the family members engage in this type of agriculture. This type of agriculture depends on monsoon and fertility of soil. It means if there is a good monsoon, it means harvest is good, and if the fertility of soil is good, it means production of food also good. तो डिपेंड करता है मानसून पे, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे और इन्वायरमेंट के ऊपर ये चीज़। क्लियर? Other name of this type of agriculture is slash and burn agriculture, which is popularly known as zooming agriculture or shifting agriculture. Okay, what is this slash and burn agriculture? Slash means cutting of trees in jungle and then burn them, and after that they spread their ash into that small patch of land. Okay, and after that, with the coming of the monsoon shower, they spread the seeds on that patch of land and wait for the harvest. Okay, there is other name of this type of agriculture is also there. It means that in many regions this type of agriculture is known as different name. So zooming is known as in northeast states of India like Assam, Meghalaya and Nagaland. Zooming agriculture नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में असम, मेघालय और नागालैंड में जानी जाती है। एंड देन पामलाऊ इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर, छत्तीसगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, दीज आर द अदर नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. सम मोर नेम इज देयर. In the world also, this type of agriculture is known by different names like milpa in Mexico and Central America, conuco in Venezuela, that is South American country, Rocco, Brazil,
also a South American country. Mosul, Central African country. Ladang, Indonesia, Asian country. Ray in Vietnam. Okay, these two are Asian countries, Central African countries. These are South American countries. Clear? Then in India, this type of agriculture is also known by different name in different parts of India, like Bevar or Dahiya in Madhya Pradesh, Podu or Penda in Andhra Pradesh, Pamma Debi or Common or Beringa in Odisha, Kumari in Western Ghat, Valare or Valtre in southeastern Rajasthan. Then Khil, Himalayan belt, it is known as Khil, Kurwa in Jharkhand and Juming in northeastern regions, as I earlier told you. Okay, these are the other names of Juming agriculture, slash and burn agriculture or shifting agriculture, that is known by different names in different regions according to their language. Okay, second type of farming is intensive subsistence farming. In this type of farming practiced in high population area, it is a labor intensive farming. They use high dose of biochemical pesticides, and then irrigations. They use heavy machineries like tractors, harvesters, etc. Okay, intensive subsistence farming high population area में होगी, just like northern parts of India. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मेनली गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, दैट इज़ अ पार्ट वेयर इंडियाज हाईएस्ट पॉपुलेशन लिव. ओके, एंड दिस इज प्लेन एरिया, इट मीन्स इट्स वेरी सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर. ओके, तो क्योंकि बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन हाई ऑन दैट एरिया, इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग. ओके, for the production of food for the high population, they have to use high dose of biochemicals, irrigation and machinery, and this is used to get more production from the same piece of land. Clear? तो हाई पॉपुलेशन एरिया में होगा, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होगी, ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी, साथ में हाई डोज होंगे बायोकेमिकल के, पेस्टिसाइड्स के, इंसेक्टिसाइड्स के, फर्टिलाइजर्स के. देन इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा चाहिए इनको. इसके बाद मशीनरी, ट्रैक्टर्स मैंने आपको बता ही दिया, कंबाइन है, हार्वेस्टर्स है. ठीक है ना. थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग इज कमर्शियल फार्मिंग. एज नेम सजेस्ट, it is produced to sell in the market to get profit. So these types of commercial farming practice in the large area. They plant the trees in a rows. Okay, and they use HYB seeds, that is high yielding variety. They use more chemical fertilizer, insecticides and pesticides to protect them from diseases. Next is plantation. In plantation is also a type of commercial farming. Main purpose to plant the trees to get profit. So plantation of tree on a large area is known as plantation. Okay, like coffee, tea, banana, rubber and sugar cane. प्लांटेशन एक कमर्शियल फार्मिंग की टाइप है. इसको भी प्लांटेशन को भी प्लांट्स लगाए जाते हैं, ट्री लगाए जाते हैं, बहुत बड़े एरिया में लगाए जाते हैं, इन रो, एक रो में लगाए जाते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक कॉफ़ी, टी, बनाना, रबर एंड शुगर कैन. मोस्ट ऑफ यू ऑल्सो सीन कॉफ़ी और टी, बनाना और रबर बाई इन मूवीज़ और बाई विजिटिंग दैट प्लेसेस. ठीक है. कॉफ़ी लार्जली ग्रोन इन कर्नाटका, टी इज़ इन आसाम एंड वेस्ट बंगाल एंड हाईलैंड्स ऑफ दार्जिलिंग. Banana in West Bengal, rubber is in Karnataka and Kerala. Kerala is a leading producer of rubber. Sugarcane in UP and Maharashtra. Okay. Now we would look at the cropping pattern in India. Based on the cropping pattern, Indian agriculture is divided into 3 seasons: Kharif, Rabi, and short Zaid season. Okay. Kharif season, crops are grown in between. It means sowing time is June to July, and they harvest the crop in September and October. ठीक है, जून जुलाई के अंदर विद द ऑनसेट ऑफ मानसून की स्टार्टिंग में ही इसको क्या करते हैं, उगा दिया जाता है. मानसून बारिश हुई, उसके बाद में क्या करते हैं किसान, इसमें जवार, बाजरा जैसी फसलें जो हैं वो बीज डाल देते हैं.
ठीक है। सितंबर अक्टूबर में जब दशहरा का टाइम होता है तब ये पक जाते हैं, तब उसकी हार्वेस्ट करते हैं। तो दशहरा, वी सेलिब्रेट दशहरा ऑन द ओकेजन ऑफ हार्वेस्ट। ठीक है। मेन क्रॉप्स ऑफ दिस सीजन इज पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा एंड तुअर दाल, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। देन नेक्स्ट इज रबी सीजन. Sowing season is November to December. After the ending of the Kharif season, beginning of the November and December, the farmer grow wheat, barley, peas, gram and mustard in this type of farming. Okay. तो नवंबर और दिसंबर तो क्या इनका सोइंग सीजन होता है. हार्वेस्ट कब करेंगे? मार्च अप्रैल में करेंगे, जब गर्मी होगी और ये पकने लग जाएंगे. क्लियर? क्या होगी मेन फसल इसकी? वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड होगी. ठीक है. नेक्स्ट इज जेड सीजन. जेड इज ए वेरी शॉर्ट समर टाइम इन बिटवीन रबी एंड द खरीफ सीजन. इट इज ग्रोन इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन. रबी और खरीफ सीजन के बीच में जो शॉर्ट समर सीजन का टाइम मिलता है, दैट इज फ्रॉम मार्च अप्रैल. ओके. मार्च अप्रैल का जो टाइम होता है उसमें मेनली ये जेड सीजन की क्रॉप्स होती है, लाइक वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर एंड वेजिटेबल्स. क्लियर? Now, we will look at the major food crops of India. So, major food crop of India is number one is rice. India is the second largest producer in the world after China in the rice production. And world's staple food is rice. And India's staple food is also a rice. तो स्टेपल फूड का मतलब होता है मुख्य खाद्य जो फसल है. हम कौन सी फसल ज़्यादा खाते हैं? तो इंडिया के अंदर राइस ज़्यादा खाई जाती है. और देखा जाए स्टूडेंट्स तो वर्ल्ड में भी चावल ही ज़्यादा खाए जाते हैं. चावल से ही अलग अलग टाइप की चीज़ें बनती है, जैसे ब्रेड वगैरह बनती है वो सब चावल से बनाई जाती है, कहीं कहीं गेहूँ से बनाई जाती है. ठीक है. अब क्या कंडीशंस होगी जिसमें ये ग्रोथ करेगी? तो राइस रिक्वायर्ड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, रेनफॉल अराउंड 100 सेंटीमीटर्स एंड अबव. इट रिक्वायर मोर रेनफॉल अराउंड 100 सेंटीमीटर एंड अबव. ठीक है. देन वीट. Wheat is the second largest producer in the world. It means we are the second largest producer in the world after China. Clear? देखिए ये सोचने वाली बात है कि हम सेकंड क्यों आते हैं. पहली बात तो ये है कि चाइना का एरिया हमसे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. इसका मतलब उसके पास एग्रीकल्चर लैंड भी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस है कि वो हमसे सेकंड होगा, फर्स्ट होगा ही होगा. ठीक है. हम देखो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट, सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है, इसके बाद भी हम सेकंड पोजीशन पर आ रहे हैं. इसका मतलब हमारे पे हम जो एग्रीकल्चर करते हैं वो बहुत ही इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है, सघन खेती जिसको हम कहते हैं. ठीक है. वीट रिक्वायर कूल टेम्परेचर. इट मीन्स वी सो वीट इन रबी सीजन. इट मीन्स विंटर सीजन. विंटर सीजन एज यू ऑल नो टेम्परेचर इज goes down in the northern parts of India. Rainfall, wheat requires 75 centimeter annual rainfall. Clear? Millets. Next is millet. Millet, main crops in millets is jawar, bajra and ragi. In jawar production, Madhya Pradesh is first. In bajra, Rajasthan is first. In jawar, Maharashtra is first. Not Madhya Pradesh. Maharashtra is first in the production of the jawar. Then bajra, Rajasthan, ragi, Karnataka. All states are first in their respective places. Okay. It is a mainly rain-fed crop. It means it is a kharif crop. ठीक है. अब रेन फेड है, इसका मतलब मानसून क्रॉप होती है और ये बारिश के मौसम में ही होती है. ठीक है. नेक्स्ट इज मेज. मेज होता है मक्का. ठीक है. जिसको हम कहते हैं भुट्टा. ठीक है ना. बच्चों को खिलाते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं? भुट्टो खाए ले. क्लियर? तो खरीफ सीजन जो होता है ये खरीफ क्रॉप है, मेनली बारिश के मौसम में होती है. इट रिक्वायर्ड 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. कितना चाहिए? 21 डिग्री से 27 डिग्री टेम्परेचर इसको चाहिए. ओल्ड अलुवियल सॉइल में ये आराम से हो जाती है. किस में होगी ये? ओल्ड अलुवियल सॉइल. ठीक है. ओल्ड अलुवियल सॉइल का मतलब होता है ओल्ड फ्लड प्लेन्स. जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ अपने साथ मिट्टी बहा कर लेकर आती है, तो मिट्टी जो बहा कर लेकर आती है, बाढ़ खत्म होने के बाद वो मिट्टी उस बड़े एरिया के अंदर स्प्रेड करती है, फैला देती है. तब तो उसको हम अलुवियल सॉइल कहते हैं. वो न्यू सॉइल है, वो खादर कहलाती है. लेकिन कुछ कई सालों पहले कहीं भी ऐसा भी था कि राजस्थान जैसी जगह पे और भी कई जैसी जगह पे क्या है कि
बाढ़ आती थी, ठीक है ना, और तब वहाँ पे वो एलुवियल सॉइल जो है वहाँ पे बिछाई गई थी। लेकिन अब आने इस समय में वहाँ पे बाढ़ नहीं आती है। इसका मतलब वो जो उस टाइप की जो सॉइल है तो एलुवियल सॉइल, लेकिन वो पुरानी हो चुकी है। तो पुरानी एलुवियल सॉइल के अंदर मेज बहुत अच्छा उगता है, ठीक है तो ये खरीफ क्रॉप। लेकिन बिहार एक ऐसे स्टेट है जिसको रबी सीजन में भी इसको उगाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आती है पल्स। पल्स का मतलब दालें, जो कि प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। जो लोग मीट वगैरह खाते हैं, मछली वगैरह खाते हैं, उनको उनसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? पल्सेस में होता है, दालों में होता है, ठीक है ना। और जो दाल है हमारे खाने का मुख्य एक घटक है, कंपोनेंट है, हम यूज़ करते हैं। वी यूजिंग पल्स इन आवर डेली डाइट। लार्जेस्ट प्रोड्यूसन कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। दालों में हम लार्जेस्ट है, नंबर 1 पोजीशन पे आते हैं। इट इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। मेन pulse crops are arhar, that we popularly known as tuvar dal. You can ask your parents also. Urad, मूंग, मसूर, peas, and then gram means चना, ठीक है। peas means मूंगफली। मूंगफली को हम ग्राउंडनट भी कहते हैं, ठीक है ना। ये तो थी हमारी फूड क्रॉप्स है, ये सारी की सारी जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, मेजर क्रॉप्स है। इनके अलावा कुछ फूड क्रॉप्स और हैं जिनको भी हम यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक शुगर केन, गन्ना। तो वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील, क्लियर। इट रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट क्लाइमेट होना चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। ह्यूमिड का मतलब होता है कि जो एयर है उसके अंदर कितनी अमाउंट में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, दैट इज़ ह्यूमिडिटी, हम उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा मौसम होना चाहिए जिसमें हवा के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या होना चाहिए, बहुत क्वांटिटी में इसका एयर के अंदर जो है वाटर वेपर्स प्रेजेंट होने चाहिए, वो इसके लिए बहुत आइडियल होता है। रेंज 75 टू 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ज़्यादा होगी तो नुकसान, कम होगी तो नुकसान, ओके। क्या बनेगा इससे? शुगर केन से क्या बनेंगे? हम शुगर बनाएंगे, ठीक है ना। शुगर जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉइजन कहते हैं, जहर कहते हैं इसको, शुगर को, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसको बनाने में हम सल्फ़र का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना, जो हमारे बॉडी के लिए ख़राब होती है। इसलिए कहते हैं कि मीठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, शुगर हो जाता है। चलिए, शुगर से ज़्यादा, शुगर के बाद क्या बने? गुड़। गुड़ बहुत अच्छा होता है, हमारे पूर्वज भी बोलते हैं गुड़ खा लेना चाहिए रात को, कभी भी खाना खाने के बाद एक उसका पीस लो और खा लो आप, खून के लिए बहुत अच्छा होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है ऑयल सीड, तेल वाली फसलें। किन किन से हमें तेल मिलता है? खाने का तेल। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड, ओके। ऑब्वियसली आफ्टर चाइना है। मस्टर्ड, तिल जिसको हम सेसमम कहते हैं, तिल्ली का तेल जिसको हम खाते हैं ढोकले बनाकर, ठीक है ना, वो तिल का तेल होता है। और इसी से तिल पपड़ी बनती है, तिल की गजक वगैरह बनती है, वो सब तिल से बनती है। सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, ग्राउंडनट, कोकोनट, कॉटन सीड, लिंसीड और सनफ्लावर, दीज आर द मेन ऑयल सीड क्रॉप्स। ग्राउंड देखो, ग्राउंडनट जो होता है गुजरात और राजस्थान में होता है, यानी ग्राउंडनट में गुजरात फर्स्ट है, सेकंड इज राजस्थान है, ठीक है ना। याद रखना है आपको किसकी क्या पोजीशन है, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन किस में आगे है, कौन किस में कम है। इंडिया में कौन फर्स्ट स्टेट आता है, कौन लास्ट स्टेट आता है, और कभी कभी ऐसे भी होता है सेकंड भी पूछ लेते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज टी। इट इज़ ए प्लांटेशन क्रॉप एंड इट इज़ ए बेवरेज क्रॉप। बेवरेज क्रॉप मीन्स ये एक पीने लायक पेय पदार्थ है। इट इज़ ब्रॉट बाय ब्रिटिश फ्रॉम चाइना। ये चाइना से इंडिया में ब्रिटिश लेकर आए थे। इट इज़ सब ट्रॉपिकल क्रॉप। सब ट्रॉपिकल क्रॉप मीन्स इट ग्रोज इन 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। It grows well in the fertile soil that is rich in the humus. फर्टाइल सॉइल होना चाहिए, रिच होना चाहिए ह्यूमस में, ह्यूमस बहुत होना चाहिए इसमें। इट रिक्वायर वार्म एंड फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट, ठीक है ना। गर्म क्लाइमेट होना चाहिए, ह्यूमिड होगा तो गर्म होगा ही होगा, और फ्रोस्ट फ्री होना चाहिए, मतलब धुंध वगैरह कोहरा वगैरह नहीं होना चाहिए, इसके लिए नुकसानदायक होंगे। टी इज मेनली ग्रोन इन आसाम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, इन जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, एंड वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, क्लियर। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्यों हम पीछे क्यों रहते हैं, क्योंकि उनका हम हमारा जो एरिया है वो उनसे कम है, ठीक है, और पॉपुलेशन भी देखें तो ज़्यादा है, तो रहने के लिए भी घर चाहिए, खेती के लिए भी घर चाहिए, इसलिए। नेक्स्ट इज कॉफ़ी। कॉफ़ी इज सेकेंड बेवरेज क्रॉप, ये भी पीने के लिए होती है।
बेस्ट क्वालिटी कॉफ़ी इन द वर्ल्ड, इट मीन्स वी प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। अरेबियन वेराइटी ब्रॉड फ्रॉम यमन, ये अरेबिका की वैरायटी की है, जो कि कॉफ़ी कहाँ से लाई गई थी, यमन से लाई गई। तो कहने का मतलब है कि टी और कॉफ़ी दोनों ही भारत के पौधे नहीं हैं, ये बाहर से लाए गए पौधे हैं। ठीक है, ये इनिशली स्टार्ट फ्रॉम बाबा बुदान हिल्स, ठीक है ना, बाबा बुदान हिल्स जो कि साउथ में आता है, वेस्टर्न घाट में, वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया था। आज इन टुडे नीलगिरी, केरला, तमिलनाडु, दीज आर द मेन कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन्स इन द इंडिया। क्लियर है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप किसको कहते हैं, नेक्स्ट होता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर मेनली वेजिटेबल एंड फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, मेनली क्या होंगे इसमें, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होंगे। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के आफ्टर चाइना। ठीक है, मैंगो। अब देखिए मैं एक लिस्ट बनाई है मैंने यहाँ पे, इस लिस्ट में मैं बताऊंगा कौन कौन से जो फ्रूट्स हैं कौन कौन से स्टेट्स में ज़्यादा मिलते हैं, और ये इनके असेंड मतलब ये इनके डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कहना मतलब है कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, फिर सेकंड कहाँ मिल रहा है, वहाँ बताएंगे। मैंगोज महाराष्ट्र में, देन आंध्र प्रदेश में, देन तेलंगाना, देन यूपी एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस, यू नो तो ऑरेंज सिटी नागपुर, चेरापूंजी। बनाना, केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लीची, ठीक है, लीची और जो गुआवा है ये यूपी और बिहार में ज़्यादा होता है। अमरूद जिसको हम कहते हैं, जामफल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, पाइनएप्पल ये मेघालय में होता है। ग्रेप्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, एप्पल और पियर्स, एप्रिकॉट, वॉलनट ये JNK में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है। ये सब के सब ड्राई फ्रूट्स वाले हैं, मतलब ठीक है ना। जो पियर्स, एप्पल्स और पियर्स आपको मालूम ही है क्या होता है, वॉलनट, अखरोट वगैरह, ये खुमानी जिसको कहते हैं, एप्रिकॉट, खुमानी, वॉलनट, अखरोट जैसे हैं, ये सब कहाँ होंगे, ये सब JNK और हिमाचल प्रदेश, यानी ये ठंडी जगह में होता है। और ये इनकी खासियत ये है कि ये ठंडी जगह में होता है लेकिन ये शरीर को गर्मी देते हैं। तो एप्रिकॉट और जो वॉलनट है ये तो शरीर को गर्मी देने के लिए होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो वो लोग ये खाते हैं फिर। ठीक है, देखिए इसके बाद ये हमने पढ़ा, हॉर्टिकल्चर देख लिया, ये सब सब कुछ है इसमें, कौन कौन से फसल मतलब कौन कौन से फ्रूट्स कहाँ कहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है ना, अब हम देखेंगे नेक्स्ट फाइबर क्रॉप्स देखते हैं। फाइबर क्रॉप कौन कौन सी मेन है, कॉटन, जूट, हेम्प एंड सिल्क। सो वी विल डिस्कस फर्स्ट कॉटन। Cotton, we are the second largest producer in the world after China. It grows well in the black soil area, which is lies in Deccan Plateau. It requires high temperature, light rainfall or light irrigation. It requires 210 frost-free days. कम से कम 210 दिन बिना धुंध का अच्छा डे होना चाहिए। मेनली खरीफ क्रॉप है ये। ठीक है, इट रिक्वायर्ड टाइम 6 to 8 month to harvest। ठीक है, मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। क्लियर है। नेक्स्ट इज जूट, दैट इज विच इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलरली नोन एज गोल्डन फाइबर। ठीक है ना, इट रिक्वायर फर्टाइल सॉइल ऑफ फ्लड प्लेन्स, फर्टाइल सॉइल चाहिए, फ्लड प्लेन्स की चाहिए सॉइल इसको। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ, ग्रोथ के टाइम पे टेम्परेचर हाई होना चाहिए। क्या यूज़ है इसका, पूछ लेते कभी कभी स्टूडेंट्स के, इनका यूज़ क्या होता है। सो जूट, यूजेज ऑफ जूट्स आर मेकिंग गनी बैग्स। गनी बैग होता है जिससे बोरियाँ बनती है, गेहूँ की बोरी बनती है, गोल्डन कलर की होती है। देन मैट्स, रोप्स, यार्न एंड कारपेट। क्लियर। अब देखो आने वाला कुछ टाइम ऐसा हो गया कि फ्रीडम के बाद में जब हमको हमारा जब 1805 के अंदर जब बंगाल को डिवाइड किया था, बंगाल गेट डिवाइडेड इनटू वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। मोस्ट ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग रीजन्स गोज इनटू द बांग्लादेश। So after independence, we have to establish, or we are bringing more land into the jute production area. But due to the stiff competition from the synthetic fibers like nylon, we are jute producers losing their markets। ठीक है, नायलॉन सिंथेटिक फाइबर की वजह से क्या होगी, जूट प्रोड्यूसर जो हैं वो अपना मार्केट खो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स जो हमने किए हैं वो क्या क्या किया है। सबसे पहले क्या हुआ,
टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म से देखा जाए तो सबसे पहले ग्रीन इंट्रोडक्शन क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोडक्शन किया था 1960 से 1970 में। यूज़ ऑफ HYV सीड, इसमें क्या किया था हमने, यूज़ किया था HYV सीड्स। क्लियर। उसके बाद में कॉम्प्रहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980 एंड 1990 में स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या था, व्हाट इज दिस, ये क्या प्रोग्राम है ये। इसमें कुछ प्रोविजंस थे। देर आर सम प्रोविजंस लाइक क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिजीज। मतलब क्रॉप के लिए इंश्योरेंस किया गया था। क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम जो था सबसे पहले चलाया गया 1980-1990 में। एंड इट इज स्टैब्लिश बाय द ग्रामीण बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक प्रोवाइड लोन्स। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, बैंक है, ये इनको लोन प्रोवाइड करवाते हैं। आफ्टर दैट इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्ट किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। ठीक है ना, खेती करते समय या ऐसा कोई भी किसान का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसके लिए उनको भी इंश्योरेंस मिलता है। वेदर बुलेटिन्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू वेदर बुलेटिन्स इन दूरदर्शन, ओके, इन एवरी सैटरडे एंड संडे इन द इवनिंग टाइम। ठीक है ना, और वो उनको बताते हैं, वेदर बताते हैं, मौसम का हाल बताते हैं लोग किसानों को कि भाई इस समय ये बारिश होगी या नहीं होगी, कैसी रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम इज एग्रीकल्चरल प्रोग्राम। ये टीवी और रेडियो पे आता है, चौपाटी जैसे होते हैं, चौपाल पे आता है, किसान चौपाल होती है, वहाँ बैठते हैं, वहाँ पे उनको बताया जाता है क्या करना चाहिए, कौन कौन सी फसल में कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहिए, ये बताया जाता है। ठीक है। इसके अलावा क्या क्या गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस प्राइस पे गवर्नमेंट किसान से खरीद लेगी वो उनका प्रोडक्ट। फिर एक ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। ये क्या करती है कि एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करती है, कौन से, इट मीन इट डेवलप्ड हाई वैरायटी सीड्स इन द लैब। ठीक है ना। अब देखो लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। क्या इम्पैक्ट रहा है इसका एग्रीकल्चर का। सबसे पहले देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट के अंदर एग्रीकल्चर जो है एक ऐसा जॉब है जिसके अंदर ये एक तरीके का जुआ है। ठीक है ना। मॉनसून का इसको जुआ कहते हैं। कारण इसका ये है कि मॉनसून कभी सही होती है तो क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होता है, मॉनसून सही नहीं हो तो क्रॉप प्रोडक्शन सही नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पे हैं राजस्थान के अंदर है, अभी इस समय जहाँ पे मैं रहता हूँ राजस्थान में पाली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बारिश इस बार है नहीं। बारिश नहीं है तो मेन क्रॉप्स होने का चांसेस कम ही रहेगा। जो हो चुकी है वो भी जल जाएगी क्योंकि पानी नहीं है। ठीक है ना। तो एक चैलेंज हमारे सामने बहुत रहता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रॉफिट भी है, जैसे राइस, कॉटन, व्हीट, स्पाइसेस, हम इसके एक्सपोर्टर रहे हैं। यूरोपियन countries in the past time they traveled India to buy these cotton, wheat and spices, these raw material। आते थे वो इंडिया में, अट्रैक्ट होते थे, ये खरीदने के लिए आते थे इंडिया में, उनको पता था कि यहाँ पे सब कुछ मिलता है। ठीक है ना। और वो यहाँ से एक्सपोर्ट करके लेके भी गए, तो प्रॉफिटेबल ये है कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमारे सामने बहुत कुछ है, जैसे यूज़ ऑफ हाइब्रिड सीड्स, वी हैव टू यूज़ मोर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, एंड बाई यूजिंग दिस इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड लैंड डिग्रेडेशन, इट मीन ज़मीन खराब होती है। ठीक है ना, लैंड डिग्रेडेड होती है, और ये होती है ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स के लिए। तो ये ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए कि एग्रीकल्चर इस तरीके से करनी चाहिए कि लैंड डिग्रेड नहीं हो, क्योंकि यही एक मेन सोर्स है जहाँ से फसल हो सकती है। ओके। सो न्यू टेक्नोलॉजी अभी आ रखी है, हम कुछ नहीं चलते हैं आजकल। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत चल रही है। क्या चलती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग चलती है। अच्छा भैया, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इसमें हम क्या करते हैं, सब कुछ मतलब पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते। फर्टिलाइजर की जगह हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्यूर यूज़ करते हैं, लाइक काउ डंग एंड नीम्स, जिस नीम है उनके जो सीड्स होते हैं उनका भी यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। उनका पेस्ट बनाया जाता है और उस पर छिड़का जाता है, तो नीम का जो कड़वापन होता है ना, उस वजह से भी जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। तो बेस्ट चीज़ है। फिर हम इसमें क्या करते हैं, अर्थवॉर्म भी डालते हैं। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, इसको कंपोस्ट बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट जिसको हम कहते हैं, वो यूज़ करते हैं इसमें, इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ठीक है। तो ये एक चैप्टर था जो कि एग्रीकल्चर का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4। कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, कमेंट करिए और बताइए कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं, और क्या नेक्स्ट पार्ट मुझे बनाना चाहिए, कौन सा चैप्टर मुझे बनाना चाहिए, वो भी आप मुझे इस कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए इसे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।